जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आ रही है उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस डेट तक आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी और यहाँ पर एज में कितनी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी और जो रिलैक्सेशन है वो किस तरह से मिलेगी, सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ देखिए, जो आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ देखिए आपको इसमें क्लियर लिखा हुआ भी है, नोट यहाँ दिया हुआ है, द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। यानी कि 2000 यहाँ पर जो कांस्टेबल है उनकी वैकेंसी को यहाँ पर फिलिंग अप करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि भरने के लिए कहा जा रहा है। एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और 250 जो वैकेंसी है ये आपकी हो गई सब इंस्पेक्टर की, तो इसको यहाँ पर फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये प्रॉपर ऑफिशियल जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पर ये नहीं है, ये एक नोटिस है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आएगा ना रिक्रूटमेंट का, तो उसमें आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए 2019 में खुद यहाँ पर उस टाइम के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली जाएगी वो 9500 प्लस यहाँ पर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी। अब 2019 के बाद यहाँ पर 20, 21, 22, 23 यहाँ पर पूरे 4 साल हो चुके हैं। नाउ इट्स गोइंग 2024, अब जो है 2024 चल रहा है और अभी तक क्या यहाँ पर 9000 पोस्ट भी यहाँ पर रेलवे के पास नहीं है, या फिर ये जो 9500 पोस्ट की बात उस टाइम पर कही गई थी, तो ये 9500 पोस्ट आखिर कैसे यहाँ पर फिल की गई हैं, तो इसका भी यहाँ पर जवाब मांगा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी रेलवे के पास है, अब रेलवे कितनी वैकेंसी यहाँ पर रिवील करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी बड़ी गलती यहाँ पर रेलवे नहीं करेगा और यहाँ पर सरकार भी नहीं करेगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 2018 के बाद से कोई भी आरपीएफ के अंदर वैकेंसी नहीं निकाली है और उन्हें यहाँ पर 2250, यहाँ 2500 भी नहीं हुआ, 2250 यहाँ पर टोटल रिक्रूटमेंट निकाल के यहाँ पर स्टूडेंट के साथ एक खिलवाड़ कर दिया जाए। तो इस तरह से तो आपके साथ नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्विटर कैंपेन होगा और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी रेलवे को भी और सरकार को भी। तो इसलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और यहाँ रेलवे है इस तरह का कदम तो नहीं उठाएगा। तो अभी आपको इस नोटिस में जो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ की बात की गई है, पोस्ट की बात की गई है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था कि यहाँ पर जब भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आती थी तो उसमें यहाँ पर 50% जो सीट्स होती थी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होती थी। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट यहाँ मुझे यहाँ पर जो है वो अलग लग रहा है। यहाँ पर इस बार की जो वैकेंसी है इसमें हो सकता है कि यहाँ पर जो इन्होंने इस चीज़ को मेंशन यहाँ पर क्लियरली किया है कि 15% वैकेंसीज शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। यहाँ पर कि 15% जो रिक्रूटमेंट है, 15% जो वैकेंसी है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी जाएंगी यहाँ पर रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेलवे इसमें यहाँ पर चेंजिंग करने वाला है, 50% की बजाय इस बार यहाँ पर सिर्फ 50% जो सीटें हैं वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। और हो सकता है कि यहाँ पर जब यहाँ ऑफिशियल नोटिस ये आ जाएगा प्रॉपर, तब यहाँ पर हो सकता है इसमें भी यहाँ पर चेंजिंग कर दी जाए। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें देखने वाली होंगी। अब यहाँ देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको समझिएगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका 3 फेज़ में यहाँ पर चलने वाला है। तो पहला फेज़ आपका सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम है आपका, सीबीटी आपका एक ही होना है और उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पर पीईटी होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि आपको 1 डे एग्जाम देना है और उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पर पीईटी हो जाएगा। तो देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बाद, जिसमें उसके बाद आपका इसी में ही आपका पीएनटी भी हो जाएगा, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल का पीईटी और पीएमटी होता है ये बहुत ही तगड़े लेवल का होता है। अभी इसकी भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, मैं आपको इस पर भी जो है क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। अब यहाँ तीसरा जो राउंड होता है वो होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और इसके बाद लास्ट राउंड होता है वो आपका जो होता है मेडिकल रहता है। तो उसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत आती नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपको जो एज क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है उसके ऊपर मैं ले चलता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसके लिए आपका जो एज रखा गया है वो मिनिमम यहाँ 20 रखा गया है और मैक्सिमम 25 रखा गया है। जबकि कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 और यहाँ मैक्सिमम एज 25 रखी गई है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये एज का क्राइटेरिया है ना, आप देखिए 2018 के बाद से कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की रेलवे ने नहीं निकाली है। तो इस बार ये 6 साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है। पहले तो रेलवे खुद यहाँ डिले चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ देखिए, एक जो एपिडेमिक है यहाँ पर, तो सॉरी एपिडेमिक तो नहीं कहेंगे, पेंडेमिक कहेंगे इसे। तो एक जो पेंडेमिक है जो ये आपका आया, कोविड का दौर 2020 में भी आया और 2021 में भी आया। इसके बाद जब 21 के लास्ट में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी एसएससी जीडी की, तो उसके अंदर भी यहाँ पर एसएससी ने सीधे सीधे 3 साल की छूट सभी कैंडिडेट को यहाँ पर दी थी अपनी रिक्रूटमेंट के अंदर।
और उसके बाद अभी यूपी पुलिस के अंदर, अभी हाल ही का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर ही यूपी पुलिस के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी साल बाद वैकेंसी आई, तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने इसमें भी 3 साल की छूट सभी कैंडिडेट को दी। तो इसीलिए जिन कैंडिडेट की एज अगर अभी 26, 27 और 28 है, तो वो भी ये ना समझे कि वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को देना ही पड़ेगा। यहाँ पर 3 साल का तो मिनिमम टू मिनिमम रिजर्वेशन, यहाँ कम से कम रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन तो नहीं कहेंगे हम इसे, तो 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज के अंदर देना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी यहाँ पर कैंडिडेट को है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की गलती है और फिर ऊपर से पेंडेमिक जो आया कोविड का, उसकी वजह से भी यहाँ पर देना नेसेसरी बन जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या ये जो रिलैक्सेशन है वो SC ST को भी मिलेगा। देखिए, अगर 3 साल की छूट मिलती है सभी को, तो यहाँ पर इसमें 2 केस हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ देखिए, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर कास्ट वाला अपने आप ही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 ईयर्स मिला है, तो 25 + 5 यानी कि उनको मिल जाएगा 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक तो वो वैसे ही फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है जो ये एज का रिलैक्सेशन दिया जाए वो सिर्फ UR कैंडिडेट को ही दिया जाए, या फिर हो सकता है सभी को दे दिया जाए, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को ये रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, देन आप देखिए यहाँ पर SC ST को कितना हो जाएगा एज का रिलैक्सेशन, 5 + 3 यानी कि टोटल 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इट मीन्स अगर किसी की एज यहाँ पर 25 + 5 का रिलैक्सेशन ये हो गया +3, तो यहाँ पर 33 की एज तक वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ऐसा शायद बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को ये जो है इतना ज़बरदस्त वाला एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन देने का मतलब है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पर इस फॉर्म को फिर फिल करेंगे, और फिर यहाँ पर जो इसका जो क्राइटेरिया, जो मापदंड हैं इस वाली रिक्रूटमेंट के, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाएंगे। बिकॉज ये जो वैकेंसी है, देखिए ये पूरी की पूरी आपकी वैकेंसी डिफेंस की तरह है एक तरह से, क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर आप जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, और इसके अंदर जो है मैक्स टू मैक्स एज यहाँ पर 30 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ऊपर का अगर कैंडिडेट है तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर शायद यहाँ पर चीज़ें कुछ मिसमैच होने लग जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पर जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ही यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, और अगर यहाँ पर सभी को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 5 + 3 से 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन डायरेक्टली यहाँ पर SC ST को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए SC ST जो कैंडिडेट हैं जिनका एज यहाँ पर 30 हो चुका है अभी, या 31 हो चुका है, 32 हो चुका है, तो उनको भी यहाँ पर एक अच्छा चांस रहेगा अगर यहाँ पर सभी कैटेगरी को यहाँ पर 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाता है। तो और इसी तरह से OBC कैंडिडेट को भी देखिए 25 + 3 अगर हम करें तो ये हो जाता है 28, और अगर इसके अंदर फिर से 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 31, यानी कि OBC कैंडिडेट भी यहाँ पर 31 ईयर्स तक फॉर्म भर पाएंगे अगर ये सभी को दे दिया जाता है। अब यहाँ देखिए रेलवे ने क्लियरली एक चीज़ मेंशन की है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ की आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कब से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ मेंशनड इन द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शैल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उस पर जो आपका डेट लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट जो है वो मान्य होगा। अब इस पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एज विल बी काउंटेड ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर इफ़ नोटिफिकेशन इज़ इश्यूड बिटवीन जनवरी एंड जून, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अब देखिए यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर रखेगा कि आपका जो फॉर्म आने वाला है ना वो जनवरी से लेकर जून के बीच में कभी भी आ सकता है। यानी कि रेलवे ने क्लियरली तरीके से बताया नहीं कि हम फॉर्म कब देंगे, यानी कि नोटिफिकेशन कब देंगे, लेकिन यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग रेलवे ने क्लियर कर दिया कि हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो कब आएगा। देखिए जनवरी से जून, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी से जून के बीच अगर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट होगी। यानी कि आप मानकर चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि इन्हीं महीनों के अंदर अंदर आपकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी। और वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, आपकी ये जो रिक्रूटमेंट है हो सकता है जनवरी के अंदर ही आपके आ जाए, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में तो आपकी ये रिक्रूटमेंट आ ही जाएगी, क्योंकि फरवरी के बाद तो मार्च से आपका शायद हो सकता है आचार संहिता ही लग जाए, मार्च के मिड से, और हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग से ही लग जाए। तो आचार संहिता से पहले पहले यहाँ पर रेलवे की वैकेंसीज़ को यहाँ पर रिवील कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई आपकी, ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी तो इस बार आकर ही रहेगी। और यहाँ देखिए एक और चीज़, नेक्स्ट ईयर इफ़ नोटिफिकेशन इज़ इश्यूड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, अगर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर ये नोटिफिकेशन आता है तो ये कह रहे हैं कि जुलाई और दिसंबर के जो बीच अगर आता है ये नोटिफिकेशन, तो फिर अगले साल जो 1 जनवरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट की जाएगी। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जितने भी आपके डाउट मन में आ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए जो अगला चीज़ है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं
यहाँ देखिए फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपका फिजिकल मेजरमेंट ये बैठ रहा है तो ही आप इसके लिए प्रिपरेशन करिए, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका फिजिकल मेजरमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों के अंदर। अगर देखिए आपकी हाइट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी हाइट, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप इसकी तैयारी मत कीजिएगा। सबसे पहले अपनी जो ये मेज़रमेंट है, आपका फिजिकल मेज़रमेंट है, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसकी तैयारी के लिए आगे बढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आरपीएफ का जो फिजिकल मेज़रमेंट है बहुत ही तगड़े लेवल से होता है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल वाला जो है फिजिकल मेज़रमेंट इसमें लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो इसीलिए आपको पीईटी भी जो है इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। अभी मैं आपको उस पर भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की हाइट जो मेल की वो 165 और फीमेल की यहाँ पर 157 से कम होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 157 तो होनी चाहिए। अगर SC ST की बात करें तो 160 यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, 152 यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ देखिए चेस्ट की बात भी यहाँ की जाएगी, और यहाँ देखिए चेस्ट सिर्फ ओनली फॉर मेल लिखा है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट का कोई भी यहाँ मापदंड नहीं रखा गया, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए हुए। यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी के कैंडिडेट है उनका चेस्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST की बात करें तो यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए, और फुलाने के बाद यहाँ पर 81.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो ही आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, अदरवाइज़ आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर आपके आरपीएफ के अंदर। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका पीईटी होने वाला है वो भी बहुत तगड़े लेवल का यहाँ पर होता है यहाँ पर आरपीएफ के अंदर। ये देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट की, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। इसी तरह से लॉन्ग जंप जो बात कहें यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ देखिएगा जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए तो लॉन्ग जंप जो है वो यहाँ पर 12 फीट की लॉन्ग जंप है, और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच की यहाँ पर आपको हाई जंप भी लगानी है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1600 मीटर की जो रनिंग है वो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर नहीं रखी गई है, क्योंकि उसके लिए सॉरी यहाँ पर देखिए रखी गई है, यहाँ पर देखिए 1600 मीटर की रनिंग नहीं रखी गई है, मतलब यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग रखी गई है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए सब इंस्पेक्टर में। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आधा हो गया, रनिंग तो यहाँ आधी हो गई फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो 800 मीटर यहाँ पूरे करने हैं 4 मिनट के अंदर, और लॉन्ग जंप जो रहेगी यहाँ पर 9 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को मारना है, और 3 फीट की यहाँ पर हाई जंप लगानी है फीमेल कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद अगर हम कांस्टेबल के लिए बात करें तो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पर होगी 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट्स को। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कांस्टेबल के लिए। बात करें यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप की तो 14 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप लगानी है, और 4 फीट की यहाँ पर हाई जंप लगानी है मेल कैंडिडेट को कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का और हाई जंप रहेगा 3 फीट का। तो ये यहाँ पर हो जाती है मेजरमेंट। इसके बाद आपको देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सिलेबस रहने वाला है बहुत ही तगड़ा सिलेबस है, अभी से तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से क्या रहने वाला है सारा सिस्टम। अब यहाँ देखिए आपको क्लियर दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, अरिथमेटिक के मैथ्स के यहाँ पर 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन। 3 सेक्शन में आपका ये चीज़ बटा हुआ है, 35 35 70 50 120 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं, जो कि यहाँ पर 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए देखिए हमने सबसे ज़बरदस्त तरह की 12 बुक्स का कॉम्बो निकाल रखा है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देखिए, आरपीएफ एसआई दीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल दीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम्स आपके इस 12 बुक के कॉम्बो से निकल जाएंगे। और जो रेलवे आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल के जो प्रॉपर जो 2018 में अलग से जो पीडीएफ है वो हम आपको कल या परसों में प्रोवाइड करेंगे। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा 1 से 2 दिन के अंदर, और सारे क्वेश्चन आपको उसके वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 2018 के आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके जीए से पूछे गए हैं चाहे वो साइंस से पूछे गए, दोनों का अलग अलग वीडियो आएगा, दोनों के लिए अलग अलग पीडीएफ आएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अभी यहाँ पर देखिए जो 12 बुक्स का कॉम्बो जो हम आपको बता रहे हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर आप इस कॉम्बो को ले लेते हैं तो इसके अंदर आपको 12 बुक्स मिल जाएंगी, जो कि रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे आरपीएफ एसआई ले लीजिए, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल ले लीजिए, ग्रुप डी आपका आ रहा है वो ले लीजिए, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी आ रहा है, एएलपी टेक्नीशियन आ रहा है, जो भी एग्जाम आप देना चाहेंगे रेलवे का, वो सारे एग्जाम आपके इससे कवरअप हो जाएंगे। पूरा एनसीईआरटी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, पूरी साइंस मिल जाएगी, पूरी की पूरी मैथ्स मिल जाएगी, पूरा आपको यहाँ पर जो है रीजनिंग मिल जाएगा, और पूरा यहाँ पर आपको जीए मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस इसके अंदर मिल जाएगा। 12 बुक्स हैं, इतने कम में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। साथ ही अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एएलपी टेक्नीशियन का यहाँ पर 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर का यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी मात्र 20 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। लिंक पे जाकर अभी क्लिक कीजिए और अभी परचेस कर लीजिए। देखिए तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तभी आपका यहाँ पर ये एग्ज़ाम निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपकी वैकेंसी आ जाएगी और सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ अभी वैकेंसी जनवरी में आ जाती है तो आपका ये एग्ज़ाम लगभग 90% पूरे चांस है कि आपका सितंबर में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन से प्रिपरेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। जैसे ही आप देखिए 99 रुपीज़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको एक बार परचेस कीजिए और वहाँ पर सिलेबस देखिए किस तरह से क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रीवियस ईयर आता है, किस तरह से एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और रेलवे के इतिहास में आज तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस 99 रुपीज़ के कॉम्बो में मिल जाएंगे। चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। एक एक यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में भी हर एक ऑप्शन को यहाँ पर डिटेल करके उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कॉम्बो है, अभी जाकर परचेस कर लीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी कमेंट का जवाब दे पाऊं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़कर भी आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।